हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको व्यापारिक बैंकों के बारे में कुछ एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि रियल में कमर्शियल बैंक क्या होता है। वैसे आप सभी जानते हैं कि कमर्शियल बैंक वही होता है कि जो एक रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग जो है, हमारा जो बैंकिंग एक्ट है एटलीस्ट उसके अकॉर्डिंग जो है जिसका फॉर्मुलेशन होता हो और उसमें जो क्लियर डेफिनेशन दी गई है कि वो केवल मात्र बैंकिंग एक्टिविटी ही करता हो, जब जनता से जमाएं प्राप्त करता हो और जनता को धन देता हो, तो ऐसे बैंक को हम व्यापारिक बैंक कहते हैं। व्यापारिक बैंकों की शुरुआत जो है वो इंडिया में 1804 से हुई, फिर 1806 में हुआ प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बम्बई और प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास। तो ये तीनों बैंक जो थे उस समय के बड़े बड़े बैंक थे। फिर इन तीनों को मिक्स कर करके इम्पीरियल बैंक बनाया। इम्पीरियल बैंक के बाद जो है वो आरबीआई आया, आरबीआई के बाद एसबीआई आया, एसबीआई के बाद डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बैंक आए। तो रियल में कमर्शियल बैंक वो होता है जो केवल मात्र जनता के लिए काम करता हो, जो जनता से जमाएं प्राप्त करता हो और जनता को ऋण देता हो। पहले ये दो ही फंक्शन जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब रिसेंट टाइम में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन जो है वो कमर्शियल बैंकों के थ्रू प्रोवाइड हो गए हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस करते हैं। बट रियल में कमर्शियल बैंक्स भी जो मेन होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज शेड्यूल्ड बैंक्स एंड सेकंड इज नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। तो पहला होता है अनुसूचित बैंक और दूसरा होता है गैर अनुसूचित बैंक। देखो, अगर आप नोट करना चाहते हो तो मैं थोड़ा बोलती हूँ तो आप पहले नोट कर लो सारा, उसके बाद अगर लिखने की कोशिश करो तो ठीक है। तो पहले मैं पूरा ये बोल देती हूँ, उसके बाद आप लिखना। तो अनुसूचित बैंक जिसका नाम आरबीआई की सेकंड शेड्यूल में दर्ज हो और जिसकी चुकता पूंजी व रक्षित कोष 5 लाख से अधिक हो और इन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कुछ विशेष अधिकार व विशेष दायित्व प्राप्त होते हैं। विशेष अधिकारों में स्वीकृत प्रतिभूतियों पर इनको ऋण प्राप्त हो जाता है। इनके जो प्रथम श्रेणी के बिलों की पुनर्कटौती रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है। इन्हें धन स्थानांतरण की सस्ती और अच्छी सुविधाएं मिलती है। इनको समाशोधन गृह के रूप में कार्य करने का अधिकार मिलता है। लेकिन इनको कुछ दायित्व भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दिए गए हैं कि इनकी पूंजी जो है वो 5 लाख रुपए से कम नहीं होनी चाहिए। ये अपनी मांग और समय जमा का एक निर्धारित प्रतिशत भाग जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देना कंपलसरी होता है। उसके बाद प्रति सप्ताह इन्हें अपना स्थिति विवरण बैलेंस शीट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भेजना अनिवार्य होता है। यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियंत्रण परिधि में रह करके काम करते हैं, जनता के हितों के विरुद्ध नहीं काम कर सकते, केवल मात्र बैंकिंग गतिविधियों का ही इनके द्वारा संचालित किया जाता है। तो ऐसे बैंकों को अनुसूचित बैंक कहते हैं। तो ये कभी कभी जो होता है क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय शेड्यूल बैंक, तो इसका आंसर ये होता है। और गैर अनुसूचित बैंक होते हैं जिन्हें इस प्रकार के विशेष अधिकार और विशेष दायित्व प्राप्त नहीं होते हैं, जिनकी पूंजी जो है चुकता पूंजी वो 5 लाख रुपए से कम हो सकती है। बिल्कुल इसका रिवर्स देख लो, जो जिनका नाम आरबीआई की सेकंड शेड्यूल में दर्ज नहीं हो, जिनको अपनी बैलेंस शीट प्रति सप्ताह नहीं प्रति माह भेजनी हो, और सीआरआर या तो वो अपने पास रख सकते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भेज सकते हैं, तो ऐसा बैंक गैर अनुसूचित बैंक कहलाता है। तो पहले तो वापस ये समझ लो कि अनुसूचित बैंक किसी भी देश का वह बैंक होगा जिसका नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेकंड जो शेड्यूल होता है एटलीस्ट उसमें दर्ज हो। तो द्वितीय अनुसूची में जिसका नाम आ गया आरबीआई एक्ट की सेकंड शेड्यूल, उसमें अगर जिस बैंक का नाम हो गया सबसे पहला वो शेड्यूल बैंक होगा। अब शेड्यूल बैंक की जो मिनिमम कैपिटल है, पेड अप कैपिटल, इट इज मोर देन 5 लाख रुपीज, 5 लाख से ज्यादा का होना कंपलसरी होता है। इनकी चुकता पूंजी 5 लाख से ज्यादा की होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड होता है कि इनको कुछ स्पेशल राइट्स और स्पेशल ड्यूटीज आरबीआई के थ्रू प्रोवाइड होती है। इन्हें कुछ विशेष अधिकार और विशेष दायित्व मिलते हैं, इस कारण इनको अनुसूचित बैंक, सभी बैंकों में होड़ होती है कि वो सेकंड शेड्यूल में इन्वॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले इन्हें जो मिलते हैं राइट्स, जो मिले हैं, अधिकार जो मिले हैं, वो ये है कि इनको एक धन प्रेषण की सस्ती सुविधाएं मिलती है कि ये बैंक अपने फंड को अगर ट्रांसफर करना चाहे एक जगह से दूसरी जगह, तो इनको बहुत अच्छी सुविधाएं जो है धन हस्तांतरण की मिल सकती है। उसके बाद होता है कि इन्हें प्रथम श्रेणी के बिलों की इनकी कटौती हो जाती है। इनके पास अगर कभी भी इनको डिस्काउंटिंग की जरूरत पड़ती हो तो इनके जो फर्स्ट कैटेगरी के जो बिल होते हैं तो आरबीआई के द्वारा इनकी जल्दी से ही उनकी कटौती का काम कर दिया जाता है। उसके बाद होता है इन्हें स्वीकृत प्रतिभूतियों पर ऋण मिल जाता है। जो भी इनके पास एक्सेप्टेड किसी भी प्रकार के कोई भी बिल हो, तो जब उनको लोन की जरूरत हो और वो एक्सेप्टेड बिल हो, तो ये अगर आरबीआई को भेजे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनको लोन दे सकता है। उसके बाद ये समाशोधन गृह के रूप में कार्य कर सकता है एज ए क्लियरिंग हाउस, वो बहुत अच्छा है, उससे कमीशन अच्छा मिलता है, तो ये काम इनके द्वारा किया जा सकता है। लेकिन अब इनके कुछ दायित्व है। पहला दायित्व ये कि एक तो इनकी कैपिटल 5 लाख रुपए से कम की नहीं होनी चाहिए। अगर 5 लाख रुपए से कम की कैपिटल हुई तो तुरंत जो है हटा लिया जाएगा। उसके बाद इन्हें अपनी जो डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट एफडी और जो
करंट अकाउंट और जो सेविंग अकाउंट में जो रहती है, सेविंग अकाउंट में जो रहती है उसको एक सर्टेन % भाग आरबीआई को भेजना होता है, जिसको हम सीआरआर के नाम से जानते हैं। तो इन्हें अपनी मांग और समय जमाओ का एक सर्टेन % रिजर्व बैंक को एवरी वीक भेजना कंपलसरी होता है, प्रति सप्ताह भेजना कंपलसरी होता है। एवरी वीक की इनकी जो बैलेंस शीट होती है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भेजना जरूरी होता है। और ये जनता के हितों के विरुद्ध जो है वो काम नहीं कर सकते, नियंत्रण परिधि में रहकर काम करते हैं। जो भी रूल्स रेगुलेशन आरबीआई एक्ट और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और बैंकिंग कंपनी एक्ट 34 का एक्ट, 49 का एक्ट और 70 के एक्ट में जो भी रूल्स रेगुलेशन है उन सभी रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करेंगे तो दीज आर नॉन एज शेड्यूल बैंक, उनको हम अनुसूचित बैंक कहेंगे। गैर अनुसूचित बैंक जो ये सब काम नहीं करते हो, जिनको अधिकार नहीं मिलते, इस प्रकार के दायित्व नहीं मिलते, सेकंड शेड्यूल में जिनका नाम नहीं हो, कैपिटल 5 लाख रुपए से कम हो सकती हो और जिनको सीआरआर भेजना पड़ता है या अपने पास रख सकते हैं और पर एवरी वीक बैलेंस शीट भेजना कंपलसरी होता है। तो ये हो गए आपके ये। अब रियल में आता है कि व्यापारिक बैंक जो होते हैं वो बहुत प्रकार के इंपॉर्टेंट कार्य को करते हैं देश में। तो उनके कार्यों को मुख्य कार्य, गौण कार्य और सहायक कार्यों के रूप में मैंने विभाजित करने का प्रयास किया है। तो सबसे पहला मुख्य कार्य क्या होता है, ऋण देना, और दूसरा होता है जमाएं प्राप्त करना। सबसे पहला इसके कामों को मैंने 3 भागों में बांटा है, A, B, C। तो पहला है हमारा मुख्य कार्य। तो मुख्य कार्य में पहला है ऋण देना और दूसरा है जमाएं प्राप्त करना। तो व्यापारिक बैंक वो काम होता है जो हर हालत में करना होता है, वो मुख्य कहलाता है। गौण कहलाता है कि ये सहायक है, इट मीन्स इसके साथ रहकर के ऐसा काम हो जाता है, और मतलब ये सेकेंडरी है। और सहायक मीन्स जो एडिशनल है, कुछ बैंक करते हैं और कुछ बैंक नहीं करते हैं। तो सबसे पहला ऋण देने का काम होता है कि बैंकों को, व्यापारिक बैंकों को एस्टेब्लिश इसलिए किया गया कि वो देश की आवश्यकता को देखे, कृषि के विकास को देखे, औद्योगिक विकास को देखे, और जहां कहीं एटलीस्ट रिक्वायरमेंट हो पर्टिकुलर उस सेक्टर में कंज्यूमर और नॉन कंज्यूमरेबल लोन दे। इसीलिए कॉमर्शियल बैंकों को स्थापित किया जाता है ताकि देश के आर्थिक विकास की दर बढ़ सके, औद्योगिकरण बढ़ सके, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो इंक्रीज हो सके। इसलिए इनका ऋण देना इनका सबसे पावरफुल फंक्शन होता है। अब ऋण देने में जो होता है ये डिफरेंट टाइप्स के लोन देते हैं, तो इनके टाइप्स जो लोन देने के हैं वो अलग अलग है। तो सबसे पहला होता है ऋण देना। ऋण देना इनका सबसे पावरफुल काम होता है। ऋण ऑलमोस्ट सिक्योर लोन दिए जाते हैं। अगर आपको लोन चाहिए तो आपको किसी प्रकार की प्रतिभूति या जमानत रिजर्व बैंक जो भी आप लोन देना व्यापारिक बैंकों का काम होता है। तो व्यापारिक बैंक जब कभी भी अपने कस्टमर को लोन देते हैं तो व्यापारिक बैंकों को सिक्योरिटी के लिए अपने पास कुछ न कुछ रखना कंपलसरी होता है। और इसी प्रकार सिक्योर्ड लोन देना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नॉर्म्स में आता है। अनसिक्योर्ड ये दे रहे हैं तो उसी का नतीजा है विजय माल्या जैसे लोग आ जाते हैं। तो ऋण देना इनका काम है। तो ऋण और अग्रिम में ये होता है कि बैंक जब आप जैसे ही लोन अप्लाई करते हो, सभी कुछ सेटिस्फेक्शन होता है, सारे डॉक्यूमेंट चेक कर लेते हैं, उसके बाद जो होता है आप जो रख रहे हो सिक्योरिटी उसका एक उचित मार्जिन रख करके और व्यापारिक बैंक आपको लोन दे देते हैं। लोन जो है कैश में नहीं दिया जाता, चेक में दिया जाता है। आपका जो चेक होता है वो खाते में जमा हो जाता है और आप उसको धीरे धीरे अपनी इच्छा के अनुसार निकालते रहते हो, लेकिन आपको जो ब्याज देना पड़ेगा वो पूरी राशि पर देना पड़ेगा। और जब तक आप अंतिम किश्त नहीं चुका देते हो तब तक लोन का रीपेमेंट जो है नहीं माना जाएगा, आप पर रिकवरी के लिए क्लेम किया जाएगा। तो उसको हम लोन इन एडवांस बोलते हैं, जिसमें लोन ग्राहक के खाते में जमा कर दिया जाता है और ग्राहक उसको अपनी इच्छा के अनुसार निकालता रहता है। उसके बाद आता है नगद साख। नगद साख थोड़ा सा अलग तरीका है, इसमें भी सिक्योर लोन दिए जाते हैं। इसमें आपके माल के जमानत पत्रों के आधार पर दिए जा सकते हैं, आपके गोडाउन के आधार पर दिए जा सकते हैं, आपके किसी स्पेशल कैटेगरी के माल के आधार पर दिए जा सकते हैं। साख पत्रों की जमानत के आधार पर आपको लोन दिए जा सकते हैं, आपके गोडाउन के आधार पर दिए जा सकते हैं। तो आपको जो लोन दिया जाता है वो एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए होता है और सर्टेन अमाउंट के लिए होता है और एक सर्टेन इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको लोन दिया जाता है। जैसे ही आपको लोन दिया जाता है, आप जो होते हैं आपकी जमानत का जो भी होता है आपका गोडाउन, उस पर बैंक का अधिकार हो जाता है। और एज वेल एज यू आर रीपेइंग द लोन, जैसे जैसे आप लोन का रीपेमेंट करते जाते हो, जैसे जैसे आपने लोन की किस्त चुका दी, आप बैंक से वापस उतनी उतनी अधिविकर्ष की जो सुविधा होती है वो चालू खाता द्वारा व्यक्तियों को दिया जाता है। जिन व्यक्तियों के पास चालू खाता होता है उनको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी जाती है। चालू खाते में ऐसा होता है कि आप अपने खाते में जमा राशि से अधिक धनराशि को निकाल सकते हो। तो जब खाते में जमा धनराशि से अधिक धनराशि निकालने की अनुमति बैंक द्वारा आपको मिल जाती है उसे अधिविकर्ष कहते हैं। जितनी राशि की अनुमति मिली होती है एटलीस्ट हम उतनी ही राशि निकाल सकते हैं, उससे ज़्यादा में राशि नहीं निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार की सुविधा को अधिविकर्ष के नाम से जाता है। अधिकांश इन दोनों में डिफरेंस के क्वेश्चन आते हैं। जिस यूनिवर्सिटी में छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं वहाँ ये इंपॉर्टेंट है कि आपको जो है वो कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट इनके बारे में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है।
छोटे क्वेश्चंस के लिए शेड्यूल बैंक जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस पर ध्यान दे लीजिए। उसके बाद आता है बिलों की कटौती करना, कि बैंकों का लोन देने का एक और तरीका होता है कि बैंक क्या करते हैं, ग्राहक के जो बिल, हुंडी, ड्राफ्ट, ग्राहक के बिल और हुंडी, इनकी क्या करता है बैंक कटौती कर देता है और कटौती कर करके आपको लोन दे देता है। इसमें ये होता है कि जहाँ कहीं हम क्रेडिट के ऊपर सेल करते हैं या क्रेडिट के ऊपर आपको पेमेंट दिया जाता है कि आपने बिक्री कर दी, लेकिन पेमेंट आपको कब मिलेगा, 2 या 3 महीने बाद मिलेगा, और जो व्यापारी आपसे क्रय कर रहा है वो आपको 2 या 3 महीने का बिल दे देता है और उसमें लिखित कंडीशन लिख देता है कि मैं आपको 3 महीने बाद दे दूंगा, कि ये आपने लिख करके दिया और उसने आपके बिल को एक्सेप्ट कर लिया कि आप मुझे 3 महीने बाद पेमेंट कीजिए। अब उसने आपको एक्सेप्ट कर करके और बिल को वापस दे दिया, लेकिन पेमेंट 3 महीने बाद ही मिलेगा। तो आपके पास अभी बिल है और जिस व्यक्ति ने आपका माल खरीदा वो आपको 3 महीने बाद पेमेंट देगा, तो ऐसे समय में बैंक आपकी हेल्प कर सकता है। 1 लाख रुपए का बिल है, कुछ परसेंट कटौती की दर बैंक लेता है, आपको कटौती कर करके 1 लाख की जगह 10% की रेट है तो 9,000 मिल जाएंगे, और इस हिसाब से आपको उसका 90,000 आपको मिल जाएंगे। तो ये बिलों व हुंडियों की कटौती भी ऋण देने का एक प्रकार है व्यापारिक बैंकों का। उसके बाद होता है जमाएं प्राप्त करना, कि जनता की छोटी छोटी वस्तुओं को प्राप्त करना बैंकों का द्वितीय महत्वपूर्ण कार्य है। जब तक बैंक जनता से जमाएं प्राप्त नहीं करेंगे तब तक ऋण देना उनके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि बैंक अपनी पूंजी के आधार पर जितना लोन नहीं देते उतनी जनता की जमाओं के आधार पर जो है वो ऋण दिया जाता है। और जनता की जमाएं ही है एक ऐसी जिनको बैंक ही एक ऐसा है जो आकर्षित कर करके और अपने पास जमाएं प्राप्त कर सकता है, और जनता बैंकों पर विश्वास भी करती है, क्योंकि ये बैंक कौन से बैंक होते हैं, ऑलमोस्ट राष्ट्रीयकृत बैंक होते हैं, इसलिए जनता का इनमें विश्वास होता है, तो जनता अपनी छोटी छोटी वस्तुओं को यहाँ जमा कराती है। तो जमाएं प्राप्त करना इसका द्वितीय महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि जमा भी आर्थिक विकास का आधार है। बैंक ऋण कहाँ से देगा अगर उसके पास संसाधन नहीं होंगे, तो ऋण देने के लिए जमाएं प्राप्त करना जरूरी होता है। बैंक डिफरेंट टाइप से जो है वो जमाएं प्राप्त करता है। सबसे पहला जो बैंक जमा प्राप्त करता है वो होता है बचत खाते के द्वारा। बचत खाता जो होता है एक मीडियम क्लास के द्वारा खोला जाता है। हर बैंक का अलग अलग इस खाते को खोलने का प्रारूप होता है, पर्टिकुलर आपको फॉर्म फिल करना पड़ता है। ये सारी बातें बचत खाते के बारे में है, सुनना चाहो तो थोड़ा फास्ट बोल देती हूँ, सुन लीजिए, वैसे उसकी फंक्शन से कोई लिंक नहीं है। तो बचत खाता जो होता है मीडियम वर्ग द्वारा खोला जाता है, परफॉर्मा अलग होता है, मिनिमम बैलेंस रखना कंपलसरी होता है, एक मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको इस पर 4% रिसेंट टाइम में वो दी जाती है, इस पर चेकबुक और एटीएम की फैसिलिटी है। और जो मीडियम क्लास लोग हैं ये सैलरी हेड वाले लोग हैं, ऑलमोस्ट सैलरी जो होती है, जो जितनी भी संस्थाएं होती है प्राइवेट सेक्टर की उनकी सैलरी इसी में आती है, गवर्नमेंट सेक्टर की भी सैलरी इसी में आती है। चालू खाता व्यापारियों द्वारा खोला जाता है। इनमें जो होता है कितनी बार निकालने की कितनी बार जमा कराने की सुविधाएं होती है, लेकिन आपको ब्याज नहीं दिया जाता। चालू खाते पे भी चेकबुक और एटीएम आपको मिलता है। उसके बाद सावधि जमा खाता। सावधि जमा खाता कोई भी खोल सकता है, जिसका बैंक में खाता नहीं हो वो भी सावधि जमा खाता खोल सकता है। इसमें आपका पर्टिकुलर धन जो होता है एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है जमा हो जाता है, मैच्योरिटी डेट के साथ आपको वापस वो पैसा मिल जाता है। उसके बाद आवर्ती संचयी जमा खाता जिसको आरडी बोलते हैं, इसमें आप हर मंथ जो होता है एक सर्टेन अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करते रहते हो। इसका टाइम पीरियड फिक्स होता है कि 13 महीने के, 12 महीने के लिए, 36 महीने के लिए, 24 महीने के लिए 1,000 रुपये जमा कराए, 36,000 का आपको 40,000 या 45,000 मिल जाता है। तो ये भी है, इसमें आप एक छोटी छोटी धनराशि जो है वो जमा कराते रहते हो, उसकी डेट फिक्स होती है, उस डेट पर आपको पैसा जमा कराना पड़ता है। घरेलू जमा खाता एक अलग स्टाइल का खाता है, इसमें बैंक आपके यहाँ ला करके एक बॉक्स रख देता है जिसकी चाबी बैंक के पास होती है, आपके पास जितना पैसा होता है आप उसमें डालते रहते हो। एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए रूरल एरिया में बैंक की वैन जाती है, काउंट करती है, ओपन खोलती है बॉक्स, जितना आपके खाते में जमा हो वो आपके खाते में लिख दिया जाता है। तो ये जमाएं प्राप्त करने के बैंक के तरीके, ये बैंक के ऋण देने के तरीके। उसके बाद गौण में आता है साख निर्माण का कार्य। साख निर्माण पे पूरा मेरा इन फ्यूचर अब थोड़े से दिनों बाद एक आने वाला है टॉपिक, उसको देख लेना आप। तो साख निर्माण जो होता है क्रेडिट क्रिएशन होता है। आपकी जो प्राथमिक जमा होती है उस प्राथमिक जमा के आधार पर बैंक बहुत बड़ी राशि में जो धनराशि है वो क्रिएट कर लेता है और उस धनराशि से बैंक लोन देने की एक कंटिन्यूस प्रोसेस करता है। तो क्रेडिट क्रिएशन जो है वो कंट्री में मनी की सप्लाई को इंक्रीज करता है। साख निर्माण बैंक का व्यापारिक बैंकों का एक पावरफुल फंक्शन है। साख निर्माण के द्वारा मुद्रा की पूर्ति की समस्या का समाधान होता है और बैंक अपनी एक प्राथमिक जमा से कितने ही लोगों को लोन देने का काम भी करता है। एजेंट संबंधी काम वो होते हैं कि जिसमें बैंक कस्टमर का एज एजेंट होता है। जो काम बैंक कर रहा है एटलीस्ट ऐसा माना जाता है कि वो बैंक कस्टमर खुद ही कर रहा है। तो एजेंट संबंधी जो डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन होते हैं उसमें होता है चेक, हुंडी व बिलों का भुगतान संग्रह करना, कि अगर जैसे मेरा कोई भी चेक आया और मैंने क्लियरिंग के लिए बैंक में डाल दिया तो बैंक उनका पेमेंट ले लेगा। जैसे इंटरनेशनल ट्रेड में बिल आता है
तो मेरे बिल का पेमेंट जो है वो बैंक के द्वारा ले लिया जाएगा। तो बैंक इस स्टाइल से मेरे नाम के जितने भी चेक होते हैं जो कलेक्शन के लिए डाले जाते हैं, बैंक उनका पैसा कलेक्ट कर करके मेरे खाते में जमा करने का काम जो होता है वो बैंक का होता है। उसके बाद होता है ग्राहक के लिए भुगतान देना, कि अगर मैं बैंक को कह दूं कि मेरे लिए कुछ पेमेंट करना है पर्टिकुलर, तो बैंक एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, जैसे मेरे आरडी खाते में से पेमेंट निकालना है तो निकाल लीजिए, मेरा किराया जमा कराना है तो मेरी ओर से अगर कोई भी भुगतान करना हो, सॉरी इसमें ये आएगा कि अगर जैसे मेरी ओर से भुगतान करना मीन्स मैंने किसी को चेक लिख करके दिया कि भाई तुम मुझसे पैसे मांगते हुए चेक लो और ले जाओ, तो बैंक मेरे उस पेमेंट को मेरे खाते में से विड्रॉल कर करके उस पर्सन को पैसा दे देगा। तो बैंक ग्राहक के लिखे हुए जितने भी चेक और ये प्राप्त होते हैं उनका पेमेंट कर देता है। उसके बाद है ग्राहक के प्रतिनिधि के रूप में काम करना, कि कहीं कहीं बैंक जो होता है वो मेरे एजेंट के रूप में काम करता है, मेरी संपत्ति की देखभाल, मेरे किसी और की देखभाल, ऐसा काम करना जो मैं एज ए नियोक्ता होकर के बैंक को अगर नियुक्त कर लेती हूँ। उसके बाद मेरी ओर से पेमेंट चुकाना, कि सपोज कीजिए मेरे मकान किराए को चुकाना एवरी मंथ, मैं बैंक को एक दे देती हूँ कि 4 तारीख को मेरे खाते में से मेरे मकान का किराया चला जाना चाहिए, मुझे किसी को ब्याज देना चाहिए तो मेरा ब्याज चला जाना चाहिए, अगर मुझे बीमा प्रीमियम चुकाना है तो मेरा बीमा प्रीमियम चला जाना चाहिए, अगर मैंने आरडी ले रखी है तो उसकी इंस्टॉलमेंट चली जानी चाहिए। तो ये मैं क्लियर में जितने भी रिटर्न में ऑर्डर देती हूँ बैंक उतना ही मेरे खाते में से निकाल के जमा कर देता है। अब बैंक मेरी ओर से भुगतान भी प्राप्त करता है कि जब मैंने बैंक को कहा कि मेरा कुछ सर्टेन टाइम पीरियड में ऐसे ऐसे पेमेंट आएंगे तो आप उनको लेकर के डिपॉजिट करना, कि मैंने अगर कहीं से कोई बॉन्ड शेयर परचेज कर रखे तो उनका डिविडेंड आएगा तो वो मेरे खाते में जमा करना, अगर मैंने कहीं कोई बिल्डिंग किराए पे दे रखे तो उसका रेंट लेना, अगर मेरा कहीं से कोई डिविडेंड आ गया उसको प्राप्त करना, मेरे किसी इंटरेस्ट को प्राप्त करना, तो बैंक ये सब काम भी करता है। उसके बाद धन स्थानांतरण व प्रेषण में सहायता करना, कि जब हमें मनी या फंड को ट्रांसफर करना होता है किसी भी बैंक के कस्टमर को, तो बैंक उसको वो मनी ट्रांसफर की फैसिलिटी देता है। डिफरेंट टाइप्स के अभी इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं, आरटीजीएस है, एनईएफटी है, और भी मोबाइल बैंकिंग है, आप कितने भी तरीके चूज कर लो, तो वो केवल मात्र बैंक के कस्टमर के लिए ही है कि आप अपने एक जगह से दूसरे जगह, एक खाते से दूसरे खाते, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को आप अपने फंड का ट्रांसफर कर सकते हो, अपने दायित्वों का भुगतान कर सकते हो, किसी की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए आप धन का हस्तांतरण कहीं से भी कर सकते हो। तो फॉरेन कंट्री में बैठा हुआ पर्सन जो होता है अपनी फैमिली को यहाँ बैंक के माध्यम से जो है वो फंड का ट्रांसफर कर लेता है। उसके बाद बैंक अभिगोपन का काम करता है, कि जब भी कोई कंपनी, इंस्टीट्यूशंस, इंडस्ट्री कोई सेटअप होती है और उसको प्रॉब्लम होती है शेयर कैपिटल को सेल, अपनी कैपिटल को सेल कर कैपिटल को कलेक्ट करने की, तो वो जो सिक्योरिटी इशू करती है एटलीस्ट उनको परचेज कौन करेगा, किस स्टाइल से काम करेगा, तो बैंक यहाँ पर एज ए अंडर राइटर वो सारे फंक्शन को ले लेता है। अंडर राइटर अभिगोपन में क्या होता है कि बैंक ने उसको गारंटी प्रदान कर दी कि आपकी इतने की जो प्रतिभूतियां है वो सेल कर दी जाएगी सर्टेन टाइम पीरियड में। अब जब सर्टेन टाइम पीरियड में अगर प्रतिभूतियां पूरी सेल हो जाती है तो बैंक अपना अच्छा खासा कमीशन लेकर के, अंडर राइटिंग कमीशन और पैसा जो होता है कैपिटल का वो उनको दे देता है। और अगर सर्टेन टाइम पीरियड में सारी सिक्योरिटी सेल नहीं होती है तो बैंक वो सिक्योरिटी खुद परचेज कर लेता है और कस्टमर को पैसा दे देता है, जो भी कंपनी को पैसा दे देता है। तो इस प्रकार अभिगोपन का कार्य बैंकों का एक इम्पोर्टेंट और पावरफुल फंक्शन होता है। इससे जितनी भी कॉरपोरेट सेक्टर में जो शेयर कैपिटल की प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है। कंपनियों को अपने काम में ध्यान देने की जरूरत होती है, उन्हें अपनी कैपिटल को कलेक्ट करने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। उसके बाद अंशों व प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय, बैंक जो होते हैं वो सिक्योरिटीज और शेयर इनके सेल और परचेज का भी काम करते हैं। ये काम एज ए अंडर राइटर नहीं कर करके ऐसे भी कर लेते हैं डायरेक्ट कैपिटल मार्केट में। जैसे मैंने मेरा डीमेट अकाउंट ओपन करवा रखा है बैंक में, अब मैं बैंक को ऑर्डर देती हूँ कि मुझे ये सिक्योरिटी परचेज करनी है, ये करनी है, तो जैसे ही मैं यहाँ ट्रांजेक्शन करती हूँ मेरे खाते में से विड्रॉल होता है और मेरे खाते में ही पैसा जो है वो डिपॉजिट हो जाता है। तो बैंक मेरे लिए सिक्योरिटी परचेज करते हैं जब मैं कैपिटल मार्केट के साथ ट्रांजेक्शन करने के लिए तैयार होती हूँ। उसके बाद ट्रस्टी व मुख्तार के रूप में काम करना, तो बैंक जो होता है वो ट्रस्टी के रूप में काम करता है। उसमें बैंक क्या करता है कि हमारी एसेट्स का मैनेजमेंट करता है। बहुत से लोग एज ए ट्रस्टी बैंक को अपॉइंट कर लेते हैं, तो मेरे जितनी भी एसेट्स हैं, जैसे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बहुत बड़े बड़े मार्केट अगर मेरे पास हो तो उनको मैनेज करना, उनका किराया लेना, उनकी देखभाल करना, उनको मेंटेनेंस करना, ये भी काम करता है। उसके बाद अगर कहीं सेपरेशन हो रहा हो, किसी कंपनी का विभाजन हो रहा हो, 2 ब्रांचेस अलग अलग हो रही हो, तो अब इनका सेटलमेंट किस स्टाइल से होगा, तो वो काम भी बैंक करता है। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति अपनी विल लिख करके एक्सपायर हो गया तो उसकी मृत्यु के उपरांत उसकी वसीयत के हिसाब से उसकी संपत्ति का विभाजन कोर्ट अगर बैंक को अपॉइंट करता है तो भी ये बैंक काम करता है। तो बैंक एज ए ट्रस्टी और मुख्तार बहुत सारे कामों को संपादित करता है। उसके बाद आते हैं सहायक कार्य के रूप में, कि बैंक सहायक कार्य के रूप में कौन कौन से काम करता है। तो सबसे पहले वित्तीय विषयों पर परामर्श देता है कि जितने भी जो भी फाइनेंशियल
जो जहाँ कहीं भी किसी सेक्टर में चाहिए आपको गाइडेंस देगा। आप पूछो कि मैं मेरा पैसा कहाँ इन्वेस्ट करूँ, मुझे कहाँ कौन सी सिक्योरिटी परचेज करनी चाहिए, मुझे कहाँ लाभ होगा, एफडी कराऊँ या कुछ कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करूँ, तो जो भी सजेशन, कौन सी कंपनी ऊपर जा रही है, इक्विटी लेना बेटर है, हाइब्रिड लेना बेटर है, डेप्ट कैपिटल में पैसा लगाना बेटर है, बॉन्ड परचेज करना बेटर है, तो बैंक आपको सजेशन जरूर देगा अगर आप बैंक में जाकर के किसी एम्प्लॉय से या मैनेजर से अगर पूछने की कोशिश करो। उसके बाद बैंक का काम है कि वो डेटास कलेक्ट करता है, जितने भी इकोनॉमिक में जो भी फ्लक्चुएशन आ रहे हो, अप्स एंड डाउन्स आ रहे हो इकोनॉमिक सेक्टर में, बैंक रेट में क्या चेंजेस हो रहे हैं, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, आरबीआई की क्या कंडीशन चल रही है, कितने के न्यू नोट्स इश्यू हुए, बैंकों की क्या कंडीशन है। तो बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिक मैटर होते हैं जिन पे बैंकों का काम होता है डेटा का कलेक्शन करना और उनका पब्लिकेशन करवाना। तो ये संकलन कर करके ऑलमोस्ट ये आरबीआई को दे देता है, आरबीआई करवाता है। उसके बाद मूल्यवान वस्तुओं को धरोहर के रूप में एक्सेप्ट करना कि बैंक जो होता है लॉकर की फैसिलिटी देता है, हम हमारे जितने भी वैल्यूबल गुड्स जो भी होते हैं, ऑर्नामेंट्स होते हैं, कागज होते हैं, सिक्योरिटीज़ कुछ भी होते हैं, तो उनको हम ले जा करके बैंक में जमा करा सकते हैं। तो बैंक हमारी उन बहुमूल्य वस्तुओं और सेवाओं की सुरक्षा की गारंटी लेता है, बदले में कमीशन हर जगह लेगा। जो भी काम करेगा बैंक आपको सेवाओं का पैसा ज़रूर लेता है। उसके बाद साख संबंधी सूचना करना कि अगर सपोज कीजिए मैं किसी के साथ बिजनेस ट्रांजेक्शन करना चाहती हूँ, उसके साथ मेरे बिजनेस रिलेशनशिप मेंटेन होने वाले होते हैं, तो मैं केवल मात्र एक थोड़ी सी सूचना मांग सकती हूँ कि इसकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, तो बैंक एक स्लाइटली इन्फॉर्मेशन मुझे दे सकता है कि हाँ आप ट्रेड कर सकते हो, अच्छा खासा बैलेंस रहता है, अच्छी है, गुडविल अच्छी है। पर बैंक देखो ग्राहक के खाते की पूरी जानकारी नहीं दे सकता, ये बैंकिंग विधान के खिलाफ है। इसलिए वो आपको कह देगा, थोड़ा सा अपने एक्शन में समझा देगा कि आप कर सकते हो या इसके साथ आप जो है ट्रेड रिलेशनशिप मेंटेन करोगे नहीं। उसके बाद होता है व्यक्तिगत उपभोग साख देना कि बैंक जो होता है कंजम्पशन के सेक्टर के लिए भी लोन देते हैं, कि जैसे सपोज कीजिए मुझे खाद बीज ये सब खरीदने हैं, तो ये तो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ होगी। अब मुझे एसी लगाना है घर में और स्कूटर खरीदना है या कार खरीदनी है, तो ये कंज्यूमरेबल लोन होता है। हाउस लोन जो होता है वो भी कंज्यूमर सेक्टर का माना जाता है, तो बैंक इसके लिए भी लोन देता है सिक्योरिटी लेकर के, और आपको कंजम्पशन सेक्टर के लिए भी लोन देता है। शादी के लिए लोन चाहिए तो वो भी हो सकता है। एजुकेशन लोन को इकोनॉमिक माना जाता है, वो कंज्यूमरेबल लोन नहीं माना जाता है। उसके बाद होता है आंतरिक व विदेशी व्यापार में अर्थ प्रबंध करना, कि जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो प्रॉब्लम थोड़ी क्रिटिकल हो जाती है पेमेंट को लेकर के, और इंटरनल ट्रेड में भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है फाइनेंस को लेकर के। तो जो बैंक होता है, चाहे मैं एज ए एक्सपोर्टर और एज ए इम्पोर्टर किसी भी तरीके से काम करूं, बैंक मुझे फाइनेंस फैसिलिटी अवेलेबल करवाता है। तो ये आंतरिक और विदेशी व्यापार दोनों में अर्थ प्रबंधन का काम करता है। जब मैं एक्सपोर्ट कर रही हूँ तो मुझे रॉ मटेरियल के लिए, कैपिटल गुड्स के लिए करता है, और जब मैं इंपोर्ट कर रही हूँ तो मुझे पेमेंट के लिए भी फाइनेंस फैसिलिटी यहाँ से देती है। उसके बाद विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय, इस कॉमर्शियल बैंकों का एक काम भी होता है कि ये फॉरेन एक्सचेंज को सेल एंड परचेज का काम करते हैं। हमारे यहाँ इसके लिए कोई स्पेशल कैटेगरी का बैंक है, बट वो एक अकेला बैंक है इसलिए इतना पावरफुल फंक्शन नहीं कर पाता। तो कॉमर्शियल बैंकों को भी फॉरेन एक्सचेंज को सेल और परचेज का काम करना पड़ता है। जब कभी किसी बिजनेसमैन की रिक्वायरमेंट होती है तो वो ट्रांसफ़र भी करता है फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में, और इंडियन करेंसी को फॉरेन करेंसी में ट्रांसफ़र करने का काम भी करता है। उसके बाद आता है यात्री चेक व भ्रमण चेक देना। तो अगर हम कहीं किसी फॉरेन टूर पे जाते हो या कहीं भी जाते हो तो पेमेंट को लेकर के प्रॉब्लम होती है, तो इसमें बहुत सारे क्रेडिट लेटर्स जो होते हैं, सर्कुलर नोट है, सर्कुलर चेक है, ट्रेवलर चेक्स है, इस प्रकार के चेक्स बैंक के थ्रू आपको इशू किए जाते हैं। तो उसमें आप फंड को यहाँ डिपॉजिट करा सकते हो और उनके विड्रॉल के लिए आपको वहाँ दे दिए जाते हैं। ट्रेवलर चेक्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के कलर में होते हैं, आपको जितना का पेमेंट लेना है उतने ही का ही आप चेक जो वहाँ दूसरे बैंक में जाकर के फॉरेन कंट्री में आप उसको दे सकते हो और उसका पेमेंट आप वहाँ से ले सकते हो। तो इस प्रकार बैंक जो होते हैं बहुत सारे कामों को संपादित करते हैं, और इन सभी कार्यों को संपादित करते हुए हमारे भारत की आज जो है आर्थिक गतिविधियों उनको सुचारू रूप से संचालित करते हैं, व्यापार का विकास करते हैं, कृषि का विकास करते हैं, सर्विस सेक्टर का डेवलपमेंट करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को बढ़ाते हैं, और बहुत सारे काम जो होते हैं इसके द्वारा किए जाते हैं। अगर आप लोगों को इन नोट्स को देखना हो तो आप एक बार स्लाइड में देख लीजिए और एक बार नोट करने की कोशिश करना। यहाँ पर सबसे पहले अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक है, उसके बाद यहाँ पर मुख्य कार्य आएंगे। ये सारे बैंक के सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं जो हर बैंक को करने होते हैं, और वो बैंक के सहायक कार्य है सबसे लास्ट में।